डायलॉग चला था। तो सबसे ज्यादा बोलते थे ये आपके पूर्व विधायक साहब, नाथी का बाड़ा। मैं क्यों भाई वो नाथी को बाड़ो तने थोड़ा कर है वो। अब कोई बोले, कोई नाथी का बाड़ा बोले, कोई और बोले, सब गज की जात वेड़ा फिरे। तो आज आप संविधान की बात करवाने अठे आया। बात सही है कि लोगों के मन में एक सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है कि भाई संविधान ने खतरों का ही है, संविधान ने खतरों का ही है कि लिए संविधान बचावा की बात करा। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मारवाड़ी बोलूं कि हिंदी बोलूं? मेरे से कैचा को नहीं बोलो। हाँ, वो छे आड़ो तो थाको थे ही राग जी हो, है ना? तो मैं संविधान की बात कह रही हूं कि संविधान में हमें अपने अधिकार दिए, अपने कर्तव्य दिए, बोलने की आजादी दी, प्रेस को आजादी मिली, पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सारी चीजें इस संविधान से हमें मिली। और इस पूरे संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, उसी से एमएलए बनते हैं, संविधान से ही एससी एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन, सारी की सारी व्यवस्थाएं। एमएलए 5 साल रहेगा, एमपी 5 साल रहेगा, 6 साल राज्यसभा का सदस्य रहेगा, 5 साल ग्राम पंचायत का सरपंच रहेगा। पहले आपने देखा होगा कि 10-10, 12-12 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे, प्रमुख रह जाते थे, बुजुर्ग बैठे सफा लिए, इनको पता है कि 10-10, 15-15 साल तक चुनाव नहीं होते थे, नए कोई आरक्षण की बात होती थी। तो मैं समझता हूं कि संविधान में समय समय पर संविधान में संशोधन हुए। 73वां 74वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित थे, उन्होंने एक संशोधन किया, 73वां संशोधन। उसमें कहा कि 5 साल से एमएलए और एमपी की तरह पंचायती राज के चुनाव होंगे और 3 टायर सिस्टम होगा। पंचायत, ग्राम पंचायत का पंच होगा, सरपंच होगा। पहले प्रधान को सरपंच चुनते थे, फिर पंचायत समिति के मेंबर का प्रावधान किया गया, जिला परिषद के मेंबर का प्रावधान किया गया, और फिर वो पंचायत समिति के मेंबर प्रधान चुनेंगे और जिला परिषद के मेंबर जिला प्रमुख चुनेंगे। ये व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन में इसी तरीके से नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल 5 साल से होगा और 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया सरकार को करके और उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव करा करके, नगर निकाय के चुनाव करा करके दोबारा बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। मैं पहली बात आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया भी यहां पर मौजूद है, आप बताइए कि 5 साल पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश में बहुत सी जगह हो गए कि नहीं हो गए? 5 साल। ग्राम पंचायत पूरी की पूरी को 6 साल होने लगे। कई कुछ पंचायत नगर निकाय जरूर बची होंगी जो नवंबर में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद में भी 6 साल होने के बावजूद भी नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं। या आपको ये संविधान का उल्लंघन नहीं है तो क्या है साहब? सवाल ये कहते हैं कि साहब पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो समय ज्यादा निकला था, बिल्कुल निकला था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के राज्य सरकारों ने उसका कार्यकाल बढ़ाया था और उसके बाद में चुनाव कराए थे, क्योंकि वो वैश्विक महामारी थी, उसमें किसी तरीके के चुनाव संभव नहीं थे। तो इस तरीके की संविधान में ये व्यवस्था भी है कि अगर इस तरह की कोई आपातकाल स्थिति हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेकर के किया जा सकता है। लेकिन आज तो न तो कोई कोर्ट की बात है, न कोई सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको परिसीमन की कार्रवाई करके चुनाव कराना पड़ेगा।
आप बता दो साहब, परिसीमन की कार्रवाई को लंबा खींच रहे हैं, चाहे जैसे तोड़ रहे हैं, मर्जी है जैसे पंचायत समिति बना रहे हैं, मर्जी है जैसे ग्राम पंचायतें बना रहे हैं, एक गांव को इधर तोड़ रहे हैं, एक गांव को इधर तोड़ रहे हैं। मुझे अभी कह रहे थे कि साहब सीबी यादव जी ने एक पर्ची भेजी कि साहब ग्राम पंचायतों को नजदीक से ले जाकर के दूर भेज रहे हैं, दूर से पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये संविधान को तोड़ने वाली बातें हैं। और आप बताइए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये केवल संविधान में कहीं ये प्रावधान है क्या कि केवल कांग्रेस या विपक्षी दलों के घरों पे आएंगे भोजन करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, जांच करने के लिए? ये बीजेपी के नेताओं के नहीं आनी चाहिए था। जब गोविंद डोटासरा के आ सकती है तो रामलाल शर्मा के घर क्यों नहीं आ सकती? आप बताइए, क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। मैं चिंता मत करो, 3 साल का समय है, उसके बाद में जैसे मेरे इन्होंने भेज दिया ना, इनके भी मैं भेज के रहूंगा। ये चिंता मत करो। और मेरे तो बैलेंस खाली हाथ गए, इनके तो माल लेकर के जाएंगे, ये आप मान के चलना। इन्होंने तमाशा बना रखा है, चाहे जैसे मर्जी है जैसे। आज यही मोदी जी कहते थे कि मैं विदेश नीति ठीक कर दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। कर दिया क्या किसान की आमदनी दोगुनी? 3 काले कानून लेकर के आए और किसान खून के आंसू रुलाए और फिर मजबूरी में देश से माफी मांग करके वापस वो काले कानून वापस लेने पड़े। और लिखित में समझौता किया था, फिर समझना बात को, लिखित में समझौता किया था कि हम इन मुद्दों के ऊपर किसान को और रिलीफ देंगे, किसान के लिए काम करेंगे। आज तक वो लिखित का समझौता धूल चाट रहा है मोदी जी या शिवराज सिंह जो हमारे कृषि मंत्री हैं, या अमित शाह जी जो स्वयं वो सेकंड नंबर है पूरे देश में। कोई किसी का बुलावा आया, किसी ने कोई बात की किसानों से? किसान दोबारा गए कि हमारे लिखित के समझौते का क्या हुआ? तो उसके लिए भी यहां पर कीले रोक दी, नहीं जा सकते। आतंकवादी हैं, शराबी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, ये सुनने के लिए वोट दिया था क्या हमने? ये किसान है जो अन्न पैदा करके, खून पसीना एक करके, अपना पेट काट करके पूरे देश और दुनिया के लोगों का, 36 कौमों के लोगों का पेट भरने का काम करता है। उस किसान के साथ उनको नहीं बचता। एक को बता दो, मुझे एक काम बता दो कि इनका कि साहब 11 साल हो गए मोदी जी को, इन्होंने एक कोई भला काम किया हो, कोई अच्छा काम किया हो आपके लिए? जब यूपीए सरकार थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की, तब मैं 3 उदाहरण दूंगा कि एक कानून बनाया था कि हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। वो जाकर के ग्राम पंचायत में 6 नंबर का फॉर्म भरे तो उसको 100% काम मिलना चाहिए, यानी मनरेगा कानून ला करके, कानूनी अधिकार देकर के आपको ये कह दिया कि आपको काम मिलेगा, आप तो जाकर के एक फॉर्म भर दीजिए। हुआ कि नहीं? आप बताओ, हुआ? उसके बाद में मनमोहन सिंह जी ने दूसरा काम किया कि राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति 14 साल तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक की मिलेगी, और अनिवार्य कर दिया था कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएगा, क्योंकि शिक्षा सबके लिए जरूरी है। ये कानून बना कि नहीं बना बताओ? इस कानून बनने के बाद में कितने बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षित हुए? एक जो प्राइवेट स्कूलों में, एडेड स्कूलों में जो पैसा लगता था गरीब का, वो बच गया, और सरकारी स्कूलों में फ्री के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूलों के भवन बन रहे हैं, नई बिल्डिंग बन रही है, नए कमरे बन रहे हैं। ये मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो कानून दिया था, उस कानून के कारण से बन रहे हैं। इनका नहीं है कुछ भी इसमें लेना देना, फूटी कोड़ी भी नहीं है इनका, वो कानून है। तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, मैं 80 करोड़ लोगों को 1 रुपए 2 रुपए में गेहूं देता हूं, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कानून किसने बनाया? मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? आप बताओ।
तो उन्होंने 3 कानून, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 3 कानून बनाए। उस कानून से हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला, हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिला, हर व्यक्ति को खाद्य सामग्री लेने का अधिकार मिला। मिला कि नहीं मिला आज पूरे देश में? और कहीं करो भाई जी, 500 का नोट बंद कर दिया, 1000 का कर दिया, हरिया बंद कर दिया, पेड़ा चला दिया, गुलगला चला दिया। मैं पहली टाबर हड़ा नोट नहीं खींचता ने, जरा नकली 20 को नोट आतो और 2 को नोट आतो ने, यहाँ का नोट चला दिया और फिर बंद कर दिया, फिर चला दिया, फिर 2000 का नोट बंद कर दिया, जीएसटी लगा दी। कोई व्यापारी खुश है? यहाँ व्यापारी बैठे होंगे, छोटे व्यापारी किराना के चलाते हैं और करते, सबको झंझट में डाल दिया कि जीएसटी बढ़नी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। और तीसरा काम इन्होंने क्या किया? किसान के लिए 3 काले कानून। ये कोई छोटी बात नहीं थी, 3 काले कानून। इससे आपकी खेती की जमीन और जमीन के अंदर उपज होने वाले जितने भी जो अनाज है उसके सब के ऊपर अडानी और अंबानी का कब्जा कराना, आपकी जमीन का एग्रीमेंट करते और बड़ा बड़ा एग्रीमेंट करके और उसके बाद में जमीन पे कब्जा करते और उस सामग्री को, जो उसमें धान पैदा होता है, वो अडानी और अंबानी के गोदामों में जाता और वो व्यक्ति 100 रुपए की चीज खरीद करके दूसरे दिन 300 रुपए में बेच सकता है, लेकिन किसान नहीं बेच सकता। ये व्यवस्थाएं थी। ये तो भला हो कि लोग किसान समझ गए। सब हम विपक्षी पार्टी वालों ने साथ कंधे से कंधा मिलाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, और आपने देखा होगा कि वो 3 काले कानून नहीं आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता के बीच में आपको जाओ के समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई आप में हम में फर्क क्या है। आपने 11 साल में ये कानून लाए, नोटबंदी की, आतंकवाद समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या वादे किए, किए कि नहीं किए, काला धन लेकर के आ जाएंगे। हो गए क्या तीनों काम? जो पुलवामा में हुआ उसके बाद में धड़ाधड़ डाले बम, अच्छी बात है, हमने सबने स्वागत किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। दोबारा पहलगांव में हो गया, हम सब लोग फिर साथ पे खड़े हो गए कि पूरा देश का बच्चा 140 करोड़ आपके साथ में है। आप जो बातें करते थे ना मोदी जी कि जब पाकिस्तान एक आतंकवाद, पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद एक सर ले जाएगा हमारे हिंदुस्तानी का, तो मैं उसके बदले 10 सर लाऊंगा। तो हमारा हिंदुस्तान ये चाहता था, हम सब लोग चाहते थे कि मोदी जी हमारे पहलगांव में 26 भारतीयों को निर्दोष को मारेंगे, आप 260 सर ला करके हमको दिखाओ। चाहते थे नहीं चाहते थे? एक भी जिन्होंने आतंकवादियों ने गोलियां मारी, एक भी गिरफ्तार हुआ आज की तारीख में? कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमने सबने साथ दिया कि हम देश के साथ में हैं, हमारी देश की सेना के शौर्य के ऊपर हमें किसी तरह के कोई शक शुबा नहीं है। हमें सेना के साथ और देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ, सरकार के साथ में हम खड़े हैं। लेकिन क्या हुआ साहब? वो एक दादा आया बीच में, ट्रंप, पता नहीं कहां से कौन सा मॉडल लाए हैं, वो ट्रंप आकर के कहता है कि सीज फायर, मोदी व्यापार नहीं करूंगा तेरे साथ, मोदी व्यापार नहीं करूंगा। ऐसे तो हम पहली क्लास के बच्चे को भी टीचर भी नहीं धमकाता, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमका रहे। क्या बात होगी? और 16 बार बोल दिया। कितनी बार? 16 बार कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने धमका करके कराया, मैंने मोदी को यह कहा व्यापार नहीं करूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। आप बताइए। और जिस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने उन आतंकवादियों को परिचय दिया जिससे 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की मौतें हुई, उसको अमेरिका का राष्ट्रपति बुला करके अपने वाशिंगटन में, अपने महल में, अपने भवन में, वहां पर रात को पार्टी करता है, उसको डिनर देता है, और फिर भी देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं पाता। कह रहे हैं साहब देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है,
और जब देश के 2014 में मोदी जी ने कहा था कि मैं विदेश नीति ठीक करूंगा, मैं आर्थिक नीति ठीक करूंगा, मैं किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, आप बताइए यही विदेश नीति है हमारी कि 26 यही नीति है क्या? 80 देशों की यात्रा देश के प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा देशों की 11 साल में यात्राएं कर ली, और जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो एक देश हमारे हिंदुस्तान के साथ में खड़ा नहीं हुआ कि हम तुम्हारे साथ में हैं, और उनके साथ में इजराइल भी खड़ा हो गया, तुर्की भी खड़ा हो गया, पता नहीं कितने देश खड़े हो गए। ये समझना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है, आप बताओ तो सही, आपने किया क्या? एक भी बात बता दीजिए। आज कोई मीडिया कोई अपने स्वच्छंद तरीके से मोदी के खिलाफ लिख सकता है क्या? कोई बोल सकता है? कोई विपक्षी पार्टी आरएसएस के खिलाफ बोल सकती है? बोलती है। तो मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ईडी आई आपने देखी क्या हुआ? फिर दोबारा बोलेंगे, एक बार भेजो, 2 बार भेजो, 3 बार भेजो, मोदी जी तुम में दम है उतना भेज दो, लेकिन हम लोग जनता के साथ में खड़े रहेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जीता हुआ आदमी तो मैंने सुना है कि थोड़ी बहुत ऐम आ जाता है तो कोई गलती कर जाता है, लेकिन आपके यहां तो हारा हुआ आदमी बदमाशी करना बताते हैं। है? कर रहा है क्या? ओ भाइयों करे, ये ठीक नहीं है। यही संविधान का उल्लंघन है। मैं कह रहा हूं यही संविधान का उल्लंघन है, यही संविधान का अपमान है, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि, आज बताइए तो शिखा मिल जी थी जो जाकर के भिड़ गई दिया कुमारी से, उप मुख्यमंत्री से, कि मेरे हक की सड़क चोमू को मैं कहूंगी वो मिलेगी, रामलाल शर्मा कहे वो नहीं मिलेगी। अरे वो ये लेकर के आई, एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपने दिया, तो दिया कुमारी जी के ऑफिस में जाकर के कड़काई के साथ में कहा कि मेरे चोमू विधानसभा क्षेत्र का हक मैं नहीं जाने दूंगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक डॉक्टर शिखा मील सभ्य है, संस्कारित है, सज्जन है, लेकिन आपके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। चुनाव आवे भाई जी, राजनीति में रिजल्ट चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, पंचायत राज के भी आएंगे, ये चाहे कितना भी लेट कर ले, लेकिन कराना तो इनको पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी आप सब लोगों अभी से, क्योंकि ये लोग वोटर लिस्ट में भी घपला कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटेंगे, माइनॉरिटी के काटेंगे, गरीब के काटेंगे, पिछड़े के काटेंगे, इनके पास में रिजल्ट तो है कि एमएलए चुनाव में किस वार्ड में कितने वोट आए, किस बूथ में कितने वोट आए, है कि नहीं? आप बताओ। तो इनके पास में है। तो जहां कांग्रेस का वोट होगा, जहां कांग्रेस का पार्षद जीता हुआ होगा, चेयरमैन जी ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, वहां पर ये वोट काटेंगे, और जहां इनके वोट हैं वहां पर ये वोट बढ़ाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में और हरियाणा में इसी तरीके से लूटा। मैं गया था चिरंजीव राव जी के विधानसभा में, जो आखिरी दिन रैली थी, मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक रैली थी, हरियाणा की ऐतिहासिक रैली, और हर व्यक्ति बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि चिरंजीव राव बहुत वोटों से जीतेगा और हरियाणा के अंदर बड़ा मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये बच्चा बच्चा कह रहा था। लेकिन ये मशीन इनके पास में है, नफरत इनके पास में है, हिंदू मुस्लिम का जो नफरत फैलाने का तरीका इनके पास में। आप बताइए कि संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता का शब्द क्यों हटना चाहिए? इन बीजेपी वालों को पूछो साहब। ये कह रहे हैं ना कि संविधान को खतरा क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, देश का उपराष्ट्रपति अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भाषा बोले तो इससे बड़ा देश के संविधान को खतरा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि समानता और धर्मनिरपेक्षता हटनी चाहिए।
क्यों हटनी चाहिए भाई? सब अपने धर्म को मानते हैं। अरे संविधान की व्यवस्था है, आप सब ने अंगीकार किया है, 70 साल में आपने उसको माना, तो आज अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप उसको नहीं मानोगे? वो इसलिए करना चाहते हैं कि देश में नफरत फैले, देश में झगड़े हों और ये वोट चुरा करके राजा बन जाए और संविधान में इस तरीके का संशोधन कर लें कि ताज जिंदगी जैसे रसिया और चाइना में रहते हैं वैसे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री के पद पे रहे और सरकार उनके कब्जे में रहे। ये इस तरह की साजिश करने जा रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अब सरकार पे आता हूं। 1.5 साल में ए जगह तुरम खाजी है ना, थारे विधायक जी हाथ जी का पहले अपना आपने तुरम का माने है ना, माने 1.5 साल में 1.5 रुपये को काम ले आएंगे चोमू के विधानसभा क्षेत्र के लिए। आपके लिए तो केले छोड़ दो, घर में केले है तो छोड़ो, आपके लिए एक काम, 1 किलोमीटर सड़क, एक नई स्कूल, एक कोई काम लाए हो तो बताओ। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मौका मिले, सरकारी स्कूलों में 3737 स्कूल खोली थी और ये बंद कर रहे हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। एक दिन भी अगर आपकी कोई आवाज आपके पूर्व विधायक ने, जो यहां से 3 बार रहे ना, 3 बार एमएलए रहे, उसने उठाई हो तो बता दो। ये स्मार्ट मीटर किसान को बर्बाद करने वाला, उपभोक्ताओं को बर्बाद करने वाला, गरीब को बर्बाद करने वाला, ये क्या है स्मार्ट मीटर? मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इस मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड 2 सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब है पहले पैसे जमा कराओ तब वो मोबाइल चलेगा, और पोस्टपेड का मतलब है कि आप महीने भर चलाओ फिर आपके बिल आएगा और आप बिल जमा करा सकते हो। आज जो वो पोस्टपेड है, 2 महीने से आपके घर का बिजली का बिल आता है, आप 2 महीने का, 1 महीने से, पहले 2 से था, अब 1 से कर दिया, 1 महीने में इस सरकार ने कर दिया। 1 महीने से जो बिल आता है वो आप चुका दो, अगर कहीं नहीं भी चुका तो दूसरे महीने चुका दो, दूसरे में नहीं चुका तो तीसरे महीने चुका दो। 4-4, 6-6 महीने की भी छूट मिल जाती है और किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा अपना काम चला लेता है, उसको बिजली आ जाती है। लेकिन ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद में आप प्रीपेड की तरह पहले पैसे जमा कराओ कि 2000 रुपये आप जमा कराओगे तो 2000 की बिजली की यूनिट का आपको उसमें मिलेगा। यूं ही 2000 खत्म हो गया, जैसे टेलीविजन में वो डिश वाला कनेक्शन होता है ना, पहले दिन समाचार आता है कि आप वापस रिचार्ज करा लो इतने नंबर पे जल्दी से जल्दी, वरना आपको रात को 11 बजे टेलीविजन बंद हो जाएगा, आपकी डिश बंद हो जाएगी। वैसे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा रात को 11 बजे कि आपका तत्काल बिजली कनेक्शन विच्छेद किया जाता है, अब दोबारा आप जाओ, पैसे जमा कराओ, तब जाकर के आपको बिजली मिलेगी। ये जो सिस्टम किया है, 8000 रुपए लगेंगे एक के, वो किसका पैसा है? हमारा पैसा है। आज जो मीटर चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो 150 यूनिट फ्री कर रही थी, 12,000 रुपए साल के किसान के बिजली के फ्री मिल रहे थे, उनको बंद करने का एक नायाब तरीका ये बीजेपी के लोग लेकर के आए हैं। और ये स्मार्ट मीटर के बाद में आने वाले दिनों में, मैं आज कह के जा रहा हूं आपको, मेरी बात नोट कर लेना, और अगर बीजेपी के कोई नेता मेरी बात सुन रहे हो तो जवाब दे देना कि आने वाले समय के अंदर ये जो 150 यूनिट हमारे कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो छूट दी थी, वो 12,000 किसान कृषि कनेक्शन की साल की और 150 यूनिट प्रति माह की, ये सारी की सारी छूटें बंद करेगी बीजेपी की सरकार। आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और मुख्यमंत्री तो भाई साहब है ही जोरदार, मस्त एकदम बन थे। देखो अब अगर थोड़ा वजन तो लियो गठाए,
मैं एक दिन मिल गया एक शादी के मायने बड़े उदयपुर में, मुझको मुख्यमंत्री जी अगर तो सलीम लागो, बोले शाम को खाना नहीं खाता। जना मैं क्यों जी मारे एक नेताजी हा, मैं नाम तो लूं को नहीं, मैं को खाणू छोड़ियो कोई लेर। जना मैं बहु मिलवान चलिया गया, टाबरी अभी टाइम पड़ता तो मैं जयपुर चलिया गया, मुझको नेताजी को मिलना तो सेक्रेटरीट के मायने राव साहब मैं बहु मिलिया। जना मैं बोलिया रे थाने श्रीखंड खुआऊं के, मैं क्यों नेताजी वो के हुए मैं तो कदे खायड़ा को नहीं। बोले चालो तो भाई दौड़ी दौड़ी डिब्बी ही इतनी बड़ी, अरे भाई 4-5 तो आप ली एक एक मान दी। जब हमको साहब थे ज्यादा किया खाई माने एक एक थे 4-5, बोले मैं तो क्या अन्न खाऊंगा नहीं। मैं क्यों साहब आज मैं ही छोड़ दिया, ये 5-5 डिब्बी माने श्रीखंडाली दे दो तो मैं भी छोड़ सका। तो बात एक ही है, ये लोग बाग इस तरीके के लोग हैं, लोगों को झूठ भ्रम परेशान अत्याचार अन्याय बजरी माफिया लैंड माफिया। और अठे तो मैं सुनी है कि जमीना के मायने बड़ी गड़बड़ चालो हो रही है है सेटलमेंट में भी गड़बड़ करा रहा बतावे। मैं आपको कह के जा रहा हूं, एक भी आदमी चोमू विधानसभा क्षेत्र हो चाहे और कहीं का हो, अगर नाजायज सेटलमेंट के नाम से कोई गड़बड़ी करे तो गोविंद डोटासरा के पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आना, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये मैं कहना हूं। ये दादागिरी नहीं चलेगी, थोड़ी दिन का खेला है। आरएसएस भवन से पर्चियां आके और जो ये खेला कर रहे हैं ना, ये गुजरात मॉडल यही है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, सबसे कमजोर नेताओं को जीते हुए जनप्रतिनिधियों को मंत्री बनाओ और अधिकारियों के माध्यम से घोटाले करो, बेईमानी करो, बजरी चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, मनमर्जी है जिसकी जमीन पे डाका डाल लो। तू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तू देख रहा है कि नहीं दे रहा? कहूं क्या नेताजी को तू ज्यादा अकड़ में है क्या? यही बातें होती है, हमको देनी पड़ेगी तेरे को जमीन। अरे भाई साहब जमीन खासियो नाज खासियो, क्या तमाशा लगा रखा है। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं सब एकजुटता के साथ में चलो। देखो टिकट एक होती है, एमएलए एक बनता है, एमपी एक बनता है, त्याग करना सीखो। जब समय आया कि इस मोदी को हटाना है तो राजस्थान में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो मेरा दायित्व ज्यादा बनता था। हमने सभी हमारे वरिष्ठ आदरणीय अशोक गहलोत जी से, सचिन पायलट जी से और तमाम नेताओं से हमने जूली साहब से सबसे बात की, हमारे प्रभारी जी ने, और एक तय किया कि हमको सबको साथ लेकर के चलना है। और यहां से सीकर सीट जो लोकसभा का अपना था, चोमू भी सीकर में आता है, हमने हमारा हक छोड़ा और ये कहा कि हम किसान नेता कॉमरेड अमरा राम को हमारी सीट देंगे। क्यों? कि मोदी को हटाना है और किसान के साथ में अत्याचार और अन्याय ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको सबक सिखाने के लिए हमको सबको एकजुट होना है। तो आपके तो कोई छोटे छोटे बातें होंगी, कोई पार्षद बन रहा होगा, कोई चेयरमैन बन रहा होगा, कोई प्रधान बनना चाह रहा होगा, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाह रहा होगा, कोई छोटी छोटी बातें हैं। एक आदमी को जिम्मेदारी एक पद की मिलती है। मैं समझता हूं कि जिसको भी पार्टी सोच समझ करके आप सबकी राय से जिम्मेदारी दे, उसके साथ में लग जाओ। अगर कांग्रेस का सच्चा सिपाही है और वो जब तक खुद को मिले तब तक तो क्या बहुत जोरदार काम हो रहे, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, और जब खुद को नहीं मिले तो जाकर के रात में बीजेपी के नेताओं से जाकर के गलबैया कर ले, ये अच्छी बात है क्या? क्या मिलता है? वो 15 दिन पूछेगा और जब अपने मित्रों में बैठेगा तो क्या वो बेवकूफ था, मैंने उसके हाथ फेर दिया, आपस की जलन के कारण से, आपस की ईर्ष्या के कारण से मेरे पास आया और मैंने उसको ठग लिया, वोट ले लिया। उसके बाद में वो कभी नहीं पूछेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। अगर संगठन में किसी को भी जिम्मेदारी लेनी है तो मैं आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं
कि जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष, आपके विधायक, आपका चेयरमैन, अगर जो भी जनप्रतिनिधि जो नाम भेजेंगे कि ये कार्यकर्ता इस पद के ऊपर आना चाहिए, 100% आपके उस बातों को माना जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, अभी मेरे को ये बात बताई कि साहब हमारे 2 ब्लॉक हैं, चोमू ए और बी। अब हम चोमू ब्लॉक और गोविंदगढ़ ब्लॉक 2 ब्लॉक बनाना चाहते हैं। सब सहमत हो? सब सहमत हो? आप सब सहमत हो तो कल सोमवार को शाम पहले आपके लोगों का नाम चेंज हो जाएगा। मैं अपने आप स्वीकृति मेरे हाईकमान से ले लूंगा। आपको चोमू और गोविंदगढ़ 2 ब्लॉक से आप पहचाने जाओगे। ए बी का झंझट ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक कर दीजिए। नगर परिषद आपकी चोमू है, नगर पालिका काला डेरा भी बन गई है। 3-4 महीने में कोर्ट भी इनको आपके यहीं से कर रखी है, कोर्ट में वकील साहब ने कर रखी है ना, वो देवेंद्र जी आपने कर रखी है। आजकल कोर्ट भी क्या है कि वो थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो आदमी क्या है कि झप्पी मार लेता है, तो कोर्ट भी झप्पी मारने लग गया। उनको ये संविधान सामने पड़ा है कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए, ये 5 साल बाद में चुनाव नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के दिक्कत क्या आ रही है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं संदीप गलीवानिया जी भी हैं, देवंदा जी भी हैं, दोनों से कहूंगा कि कोर्ट में जाकर के अड़ जाइए कि आप या तो हमारी खारिज कीजिए या चुनाव करवाइए, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव। ये बात तमाम लोग अच्छे लोग सब लोग हैं, आपके कारण से, आप जो बैठे हो ना सामने, इनकी मेहनत के कारण से हमें ये मंच मिला हुआ है। आपके मेहनत के कारण से हमें मंच मिला हुआ है। कोई विधायक है, कोई पार्षद है, कोई चेयरमैन है, कोई मंडी का है, कोई और है। इसलिए मैं तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे संगठन के हों, चाहे पहले से हों, चाहे नए हों, इनके दुख तकलीफ में इनके घर जाकर के शामिल होने का काम करेंगे तो आपके लिए ताज हमेशा ये कार्यकर्ता हमेशा सुरक्षित रखेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करके इतना ही कहना चाहता हूं। आ तो रासलीला चाल रही है, सरकार तो है कोनी भाई जी। कोई सुनियो कहते कोई भजनलाल जी को, मैं तो एक दिन क्यों काम नहीं आवे तो भजनलाल जी एक भजन ही गाते हो, तो कोनी हुए साहब, काम तो कोनी हुए, कोई के उपज में आवे, कोई के कोनी आवे, लेकिन भजन तो गा ही सके है। तो एक भजन सुनाते तो भी मां को तो जी राजी हो जाए कि 1.5 साल के मायने भजनलाल जी क्यों तो करियो, वो पट्टो गेर चाल को भाई जी की कोनी में आप है वो इसो ही गा लियो बाबा, पट्टो तो पट्टो है। तो इसलिए मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूं, इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज सरकार नहीं सर्कस है भाई साहब। जगह में मुख्यमंत्री के लिए मंत्री कहे, किरोड़ी लाल जी कहे कि 8 करोड़ की बजरी बिसलपुर से चोरी हो रही है रोजीना गति 8 करोड़ की। और ताकड़ चोमोड़ो हिसाब जे लाग जाए तो मनेगा, मैं जानू 28 रुपया ठेऊ उठता दी क्या मन हो रही है ना, वो खेलो तो हो रही है ना, तो वो खेलो भाई ये जति डटलो। जब नगर पालिका पंचायत राज के चुनाव में एकजुटता के साथ में एकजुट हो और भी के बाद के मायने पाने आयु दिखाओगा कि भाई जी अब दाल को नहीं गले, घना ही दिन गड़गी, ठीक है ना। जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो ईमानदारी के साथ में जनता के सुख दुख में भागीदार बने, जनता का कोई काम हो तो आधी रात को कहे कि मैं खड़ा हूं, वही तो जनप्रतिनिधि होता है। बन करके जनता के वोटों से अगर वो व्यापारी बन जाता है और सब चीजों पे उसी की अगर नजर हो जाती है तो वो सही मायने में जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विधायक जो आपने आशीर्वाद देकर के डॉक्टर शिखा मील बराला को बनाया है, कभी जिंदगी में 1 रुपए का दाग नहीं लगेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करके बता रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा है, समझा है, इनके विचार सुने हैं कि भाई साहब जो इज्जत हमको जनता ने दी है, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने दी है,
मैं जिंदगी में उस कांग्रेस पार्टी और चोमू विधानसभा की जनता का मान सम्मान कभी नहीं घटने दूंगी। ये सिका भी बराला के आपकी एमएलए साहिबा के विचार है। तो मैं समझता हूं कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सबने मेहनत की। मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि जब टिकट मिल रही थी तो कुछ नाम आ रहे थे जो आजकल गायब हैं। जिस दिन इनको टिकट मिली उसके बाद से वहां जो नाम चला वो नाम गायब है। दर्शन लाभ भी नहीं हुए, कांग्रेस में तो हैं लेकिन दर्शन लाभ नहीं हुए। तो जब नाम चला तो मुझे खड़गे साहब ने कहा कि भाई ये भी नाम आ रहा है, ये भी नाम आ रहा है, ये भी नाम आ रहा है। मैंने कहा जी मेरी लोकसभा क्षेत्र है, आप मेरी बात पे विश्वास करो। और मेरी बात को गहलोत साहब ने और रंधावा साहब ने भी आगे बढ़ाया कि ठीक है डोटासरा जी की लोकसभा क्षेत्र है, डोटासरा जी कह रहे हैं तो हम सब साथ हैं, इनको टिकट दीजिए। टिकट दी। मैंने खड़गे साहब को और सोनिया जी को ये कहा था कि ये सीट जीत करके आएगी, मुझे चोमू विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों के ऊपर भरोसा है। तो आपने मेरा भरोसा कायम रखा। ये तो क्या कर रहे हैं कि वो एक डायलॉग था एक पिक्चर में, वैसे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक डायलॉग था कि अंधेरा कायम रहे, है ना, शक्तिमान था, पता नहीं यार कौन था वो। मैं ज्यादा पिक्चर देखता नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही सच के देता हूं, है ना। तो क्या अंधेरा कायम रहे यानी सब छुप जाओ, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, वो पता नहीं दानव आ रहा है, कौन आ रहा है, अंधेरा कायम रहे। और हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सब साथ मिलकर के एकजुटता के साथ में जनता की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। इनके आंख में आंसू आए नहीं, अगर आ गया तो सबसे पहले हम जो ऊपर बैठे हैं उनको पूछने का काम करना चाहिए कि आपके आंख में आंसू कैसे आ गया। अगर ये काम हम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में हमारा नेता राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें थी, करनी थी, बातें करनी थी। मैंने कहा, हमारे संगठन के लोगों को कहा, शिखा बेन जी को कहा, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप आइए, चिरंजीव राव जी भी आए, सब लोग अपन ने बात की है। बात का सार यही है कि जब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की गई थी, जनता को राहत मिल रही थी। आज न इलाज है, न कर्मचारियों को भी जो पैसा कटता है फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है आरजीएचएस से, है ना। 1,25,000 टीचर के पद खाली पड़े। रोजाना मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, एक मंदिर में पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, आस्था का विषय है। लेकिन जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आज पूछना चाहता हूं कि 1.25 लाख बच्चों के पढ़ने के लिए 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं, आप इन पदों को कब तक भर देंगे ये बताने का काम करें। हमारी सरकार के समय निकाली गई भर्तियां, उसके आधार के ऊपर आप धोती वाई लूटने का काम ना करें तो ही बेहतर होगा। और जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने आप बात तो कीजिए कि तकलीफ क्या जनता को। 1 रुपए का काम नहीं हुआ यहाँ पर 1.5 साल में, 1 रुपए का काम। और मैं कह के जा रहा हूं आज, मेरी बात याद रखना, मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस आने वाले दिसंबर के बाद में इस सरकार की आर्थिक स्थिति ये हो जाएगी कि ये सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पे नहीं दे पाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, कितना बदनाम किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं और भजनलाल जी आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि उन किसानों का क्या आप दोबारा कर्जा माफ करोगे? क्या 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं करेंगे? तो कथनी और करनी में फर्क होता है, उसी का नाम बीजेपी और आरएसएस है। हर मंत्री के, हर मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में आरएसएस के लोग डेप्यूट किए हुए हैं।
जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, फिर भी वो आरएसएस के लोग कहते हैं वो काम ये सरकार करती है। आम जनता का और जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनका काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने काफी समय तक बैठे, काफी समय भी हो गया, काफी लंबा भी बोल लिया, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हो, मिलकर के सब लोग काम कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए, संविधान को बचाइए, और संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। इस सब में अपना आह्वान मैं करता हूं कि इस होम में आप सब लोग साथ मिलकर के और जो होम करने का काम करें, धर्म करने का काम करें, आहुति देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये जो स्मार्ट मीटर वाला लफड़ा है, इसमें तो प्रदेश व्यापी अभियान चलाओ सर, खुली दादागिरी करिए। पुलिस की गाड़ी आती है 2 मिनट में, ये बंद कर देंगे। करेक्ट, कांग्रेस के क्या लोग